हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो चलिए, आज जो है ये हमारी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में दिस इज आवर 24th नंबर ऑफ लेक्चर। आई होप कि आप यहाँ इस लेक्चर से आने से पहले आपने पूरे लास्ट के 23 लेक्चर्स कवर किए होंगे। अगर कोई भी तब भी डाउट आता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। In today's lecture we are going to study the topic that is method of irrigation। इस एरिया से मध्य प्रदेश MPPSC में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक जो टैंक है, काइंड ऑफ इरिगेशन है, टैंक से प्रैक्टिस कहाँ से की जाती है, कैनल से कहाँ से एरिया से की जाती है, ट्यूबवेल वेल से कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो ये सब जो है हम आज के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट है। ओके, दिस लेक्चर फॉर यू इज प्रेजेंटेड बाय मी आरची साहनी। एज यू ऑल नो कि हमारे जो MPPSC में मेंस में जो एग्जाम होते हैं उसमें 6 पेपर्स होते हैं, राइट। GS पेपर 1 to GS पेपर 6, जिसमें कि अभी हम जो है ऑनगोइंग पढ़ रहे हैं GS पेपर 1 का पार्ट B, दैट इज ऑल कवर्स ज्योग्राफी, जिसमें 5 यूनिट्स हैं। हम यूनिट जो सेकंड यूनिट है इंडियन ज्योग्राफी, हम उसको कवर कर रहे हैं। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी फर्स्ट यूनिट कवर कर चुके हैं और इन फ्यू आवर्स कुछ लेक्चर्स में ही जो है हमारी पूरी जो यूनिट 3, 4, 5 भी कवर हो जाएगी। आई होप यू आर लाइकिंग इट। अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस टाइप के जो है इनिशिएटिव्स इतने अच्छे रन किए जा रहे हैं हमारी टीम के द्वारा, राइट। ओके, तो अब सबसे बड़ी जो बात है, जो बेसिकली जो और में नहीं और हमारे में है बोलना चाहिए, कि हमारा जो सिलेबस है दैट इज ऑल अप टू डेटेड। लाइक कि जो अभी 2020 में रिसेंट में 2019 के लास्ट दिसंबर में जो अपडेटेड सिलेबस आया है कि 2020 से अब इस टाइप से जो है ये क्वेश्चंस, मतलब इस एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो पूरा जो कंटेंट आपके लिए रेडी किया गया है दैट इज ऑल फॉर 2020 स्टूडेंट्स ओनली। ओके, तो आज से हम इसको जो है ये पूरी सीरीज जो है हमारी, चाहे वो मध्य प्रदेश के प्रीलिम्स की बात कर ली जाए चाहे मेंस की बात कर ली जाए, दैट इज स्टिक्स टू 2020 सिलेबस। ओके, ये जो हमारा पार्ट बी है, मैं बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड ज्योग्राफी वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। इंडियन ज्योग्राफी में हम कुछ लास्ट लेक्चर्स में लाइक माउंटेन ऑफ इंडिया, प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, बेसिकली ओवरऑल फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया हम कवर कर चुके हैं। अभी इन रिसेंट में हम लाइक नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर में भी जो इरिगेशन मेथड है हम उसको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम क्लाइमेट जो होते हैं मानसून के लाइक स्टेपल्स और जो है कॉफिन का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टिनेंट में उन्होंने कैसे डिवाइड किया हुआ था, हमने उनको पढ़ा, मतलब किया उनने था, लेकिन अभी हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हमें उसको भी पढ़ना होता है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक ज्योग्राफी का पार्ट जो आता है नेक्स्ट। उसके बाद हम फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज कवर करेंगे। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स यूनिट 3। यूनिट 3 क्या बोलता है? यूनिट 3 आपका जो है पूरी ओवरऑल फिजियोग्राफिक इवन द नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, मेजर इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ मध्य प्रदेश को कवर करता है, जिसमें कि हमें ट्राइब्स भी पढ़नी पड़ती है क्योंकि स्पेसिफिक ट्राइब स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन में पाई जाती है मध्य प्रदेश के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका वाटर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट को हम करेंगे, जिसमें कि हम ड्रिंकिंग वाटर, जिसको उसका सप्लाई, फैक्टर ऑफ इम्प्योरिटी, क्यों इतनी इम्प्योरिटी मिलती है ड्रिंकिंग वाटर या ग्राउंड वाटर, या जो हम सिंपली हैंडपंप के पानी लेते हैं, तो इसकी हम मैनेजमेंट, इसका क्वालिटी जो है अच्छी एनहांस कैसे कर सकते हैं, वाटर का मैनेज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है डिजास्टर्स पढ़ेंगे, लाइक नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर क्यों होते हैं, व्हाट आर द स्कोप, कितना जो है कितना हैजार्डस होते हैं ये, कितना कैसे गवर्नमेंट जो है इसको मिटिगेशन प्लान्स लेके आई है, क्या कुछ एकदम से कोई डिजास्टर लाइक 2011 की जो सुनामी आई थी उत्तराखंड में, है ना, क्लाउड बस्ट, बेसिकली सुनामी नहीं क्लाउड बस्ट जो हुआ था, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट बेसिकली वो जो है मिक्स डिजास्टर था, नेचुरल प्लस मैन मेड। तो इस टाइप के डिजास्टर में गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स रहते हैं, राइट, तो हम इन सबको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एट लास्ट जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि रिमोट सेंसिंग हो गई, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो गया, वो सब जो टेक्निक्स हैं वो हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका क्या रिलेवेंस है इन सब टेक्नोलॉजीज का, हम उनको पढ़ने वाले हैं यूनिट 5 में, राइट। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, दिस इज एन शॉर्ट इंट्रो अबाउट मी, यू कैन रीड इट आउट। उसके बाद जो है हमारी स्ट्रेट जीरो की टीम के द्वारा, जो हमारी पूरी टीम है उनके द्वारा बहुत ही अच्छे अच्छे आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक आपका पूरा MPPSC का मेंस का कंटेंट, आपका प्रीलिम्स का कंटेंट, उसके बाद नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट सीरीज
चीज होती है, कई बार स्टूडेंट्स को लगता है दे हैव द नॉलेज बट क्या पता क्यों वो मेंस को जो है क्रैक नहीं कर पाते या कुछ उनमें जो है कुछ कमियां रह जाती हैं। वही कमियां जो है चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, उसी के लिए हमारी मॉक टेस्ट सीरीज रन की जा रही है। उसके बाद पेपर डिस्कशन कराया जाता है जहां पे कई स्टूडेंट्स जो हैं उन्हों को लगता है कि जो एक दो बार मेंस दिए होते हैं तब भी दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स इन देयर मेंस आंसर का राइटिंग कॉपीज जो होती है। जब मेंस के क्वेश्चंस देखते हैं तो उनको जितने एक्सपेक्टेड मार्क्स होते हैं उससे वो फार बिलो होते हैं। तो उस टाइप के लोगों के लिए जो है डिस्कशन या फिर आपका आंसर राइटिंग फॉर्मेट इसमें सिखाया जाता है, तो उसके लिए हम कवर पूरा करते हैं। और एट लास्ट जो है आपका, अगर आप लोगों को वीडियो कंटेंट लगता है कि नहीं वीडियो कंटेंट से ज्यादा अच्छा कि हमें नोट्स मिल जाए, दैट इज मोर वैल्यूएबल फॉर अस, पूरे इंग्लिश मटेरियल जो है आपका इंग्लिश मीडियम के लिए, तो ये जो है आपको पूरे कंप्लीट नोट्स भी है अवेलेबल है हमारे द्वारा। पूरे जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक ये कवर करते हैं। आई होप आपको ये सब अच्छा लगेगा। आप जब लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा जो है हार्डवर्क किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। ओके, और फॉर मोर क्वेरीज यू कैन डायरेक्टली विजिट माय आवर वेबसाइट। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको इन सब में भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो आप यहाँ पे हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। उस रेफरल कोड से आपको एक्स्ट्रा जो है 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा सारे कोर्सेज में। ओके, तो दिस इज माय रेफरल कोड। और एट लास्ट तब भी आपको कोई डिस्कशन रह जाता है बिफोर गोइंग फॉर पेमेंट की पेमेंट देने से पहले अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये क्वेरी पूछ लें, ये कवर है कि नहीं, ये कवर नहीं है कि नहीं, है ना। तो बेसिकली इसलिए जो हमने ये जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जो कि 24/7 अवेलेबल है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वेरीज हैं बिफोर गोइंग टू परचेज या अवेलिंग दिस लेक्चर सीरीज, तो आप जो है पूरा इसको जो है पूरा अच्छे से डिस्कस करके हमारी टीम के द्वारा ही आप इसको अवेल कर सकते हैं। ओके, या उससे अलग भी आपको कोई डिस्कशन या कोई भी आंसर राइटिंग या कुछ आपको प्रॉब्लम भी आ रही है कोर्सेज से रिगार्डिंगली, तो आप उसको हमारी टीम से कांटेक्ट करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, तो जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ इरिगेशन, कि किस किस टाइप के बेसिकली सोर्सेज हैं और मेथड ऑफ इरिगेशन जो है हमारी इंडिया में यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो हमारे पास जो ज्यादातर इरिगेशन, सबसे पहले हम जानते हैं इरिगेशन और एग्रीकल्चर में आपको डिफरेंस पता है क्या? शायद अगर पता हो तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं तो मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि इरिगेशन बेसिकली क्या होता है कि पानी प्रोवाइड करना लैंड में, जो सूखी या फिर जो एरिया है लैंड का उसमें पानी प्रोवाइड करना। वो कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, क्या वो हम स्प्रिंकल से करते हैं, हैंड पंप से करते हैं, टुल्लू पंप से करते हैं, तो बेसिकली किस तरीके से वी आर प्रोवाइडिंग द वाटर टू लैंड एरिया, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिगेशन। और एग्रीकल्चर तो बेसिकली कि क्रॉप का प्लांटेशन, क्रॉप को कौन सी क्रॉप जो है कहाँ पे हमने ग्रो की है उसकी नॉलेज या उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं, खेती बाड़ी बेसिकली, है ना। तो ये चीज हो गई मेजर डिफरेंस बिटवीन इरिगेशन एंड एग्रीकल्चर। तो रिसेंटली अगर हम देखा जाए जो करंट डेटा बोलता है कि अराउंड मोर देन 50% जो है नेट सोन एरिया जो है वो रेन फेड भी ही है, जहां पे पानी बरसता है, क्योंकि बाकी जो हम इरिगेशन मेथड यूज करते हैं वो बहुत ही कम एरिया तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत कॉस्टली होते हैं लगाना, है ना, और फिर कई बार जो टोपोग्राफी बहुत डिफरेंट होती है कि मतलब हमें हिली एरिया में जो है हमें पूरी स्प्रिंकल लगाने या पाइपें बिछानी है तो वो बहुत ही जल्दी जो है खराब हो जाती है या इतनी हाइट तक जो है पानी नहीं पहुंच पाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी जो माइन्यूट सी प्रॉब्लम्स आ जाती है जस्ट बिकॉज कि अभी भी इंडिया में करीब 50 to 60% ही जो इरिगेशन जो मोस्टली हो पाता है वो आपका रेन वाले एरिया में, जहाँ पे मानसून अवेलेबल होता है, जहाँ पे जून जुलाई में अच्छी बारिश होती है, वहीं पे जो है आपका अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ होती है। इरिगेशन इज दस एसेंशियल। तो इसीलिए हमें जो बचे जो आपके 40% ऑफ द लैंड है उसको हम कैसे कवर करेंगे, उसके लिए हमें इरिगेशन चाहिए। मतलब चाहे वो जिस एरिया में मानसून हो रहा है उधर से पानी को डेविएट करें या रिवर्स से पानी को डेविएट करें या अंडरग्राउंड वाटर को डेविएट करें, लेकिन हमें जो बचा हुआ रिमेनिंग 40 से 50% है उसमें भी तो इरिगेशन करनी है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमें उसको जो है पूरा खाली छोड़ देना है और उसको बस ऐसा डिजर्ट बना देना है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर हम पानी नहीं देंगे तो जो है सॉइल की मॉइस्चर कंटिन्यूटी ड्यू टू रेगुलर एवोपोरेशन के कारण जो है वो और डिग्रेड होती जाती है और उसकी वजह से फिर एरिड लैंड या फिर पूरा डेजर्ट टाइप का जो है एरिया बन जाता है। तो हमें उसको डिजर्टिफिकेशन से भी बचाने के लिए जो है इरिगेशन मस्ट है ना। ठीक है, तो सबसे पहले इरिगेशन के कुछ सोर्सेज होते हैं लाइक कैनल, जैसे वही मैंने बताया कि रिवर के पानी को जो है डेविएट करना, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, कैनल बनाते हैं। वेल्स या ट्यूबवेल्स है तो उस ट्यूबवेल्स का हम यूज करते हैं, या टैंक्स, बड़े बड़े स्टोरेज टैंक या डैम्स, चेक डैम्स बना देते हैं कि ये पानी का स्टोरेज हो गया। अब इस पानी को हम जो है गर्मियों में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वी कैन यूज इट, या जब मानसून नहीं आएगा या मानसून नहीं होगा विंटर सीजन में बेसिकली तो हम इसको यूज करेंगे। तो बेसिकली स्टोरेज ऑफ वेट वाटर जो है बड़े बड़े एरिया में वो टैंक्स में होता है, पॉन्ड्स में कर
देते हैं लोग, है ना, लेक, छोटे छोटे मैन मेड लेक्स बना लेते हैं। तो ये सब जो होते हैं अलग अलग वे हैं इरिगेशन मेथड के इंडिया के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनल इरिगेशन का। कैनल एक तरीके से आर्टिफिशियल वाटर कोर्स कंस्ट्रक्ट करता है वाटर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। लाइक जैसे कि हम बात करें सरदार सरोवर डैम की, है ना, गुजरात में देयर आर 2 टाइप ऑफ कैनल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 टाइप के कैनल है, एक होता है इंडेंटेशन कैनल और एक होता है पेरिनियल कैनल। तो मतलब इनंडेशन जो कैनल होती है, बेसिकली दीज आर टेकन आउट फ्रॉम द रिवर विदाउट एनी रेगुलेटिंग सिस्टम, जो कि डायरेक्टली डेविएट कर दिया जाता है पानी, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इनंडेशन मेथड बोलते हैं। सच कैनल आर यूजफुल ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो हमने क्या हुआ, यहाँ पे पाइप नहीं लगाया, पंप नहीं लगाया, तो और कोई डाइवर्जन के लिए कोई मेथड्स को जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मेथड्स को यूज नहीं किया। तो सिर्फ जब उस एरिया में पानी आएगा तब वो पानी बहते बहते धीरे धीरे जो है वो कैनल में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, कोई भी हमने एडवांसमेंट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ वाटर को जो है डाइवर्ट कर दिया। लेकिन पेरिनियल कैनल में होता है कि हमेशा के लिए पानी आना, चाहे वो फिर वो डैम्स बनाए या बैरेज बनाए, स्टोरेज करके रखे पानी को। तो इस टाइप से जो पानी को स्टोरेज करते हैं, जो कि हमेशा साल भर जो है वो पानी अवेलेबल रहता है किसी एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं पेरिनियल कैनल। तो हमारा जो सरदार सरोवर जो डैम है, जो कि आपके मोस्टली राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के पानी मतलब एरिया, जो रेनफेड एरिया है जहां पे पानी नहीं, बारिश नहीं होती है इतनी, उधर पे जो है इनंडेशन या फिर पेरिनियल कैनल्स के थ्रू अपनी वाटर को फैसिलिटेट कराता है। ओके, तो ये एक हमारा क्या मेथड हो गया, दिस इज द पार्ट ऑफ कैनल इरिगेशन। द मेन कॉन्सेंट्रेशन जो कैनल इरिगेशन का जब हम बात करते हैं तो ये हमारे नॉर्थर्न प्लेन में, क्योंकि अगर हम साउदर्न टोपोग्राफी, जैसा कि हमने लास्ट भी क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ा था, तो साउथ में तो कोई बहुत नॉर्थ वेस्टर्न मानसून भी हो गया, तमिलनाडु साइड रिट्रेटिंग मानसून भी हो गया, वेस्टर्न घाट्स भी है, वहां पे थोड़ा बहुत जो है ग्रीनरी भी है, तो उस वजह से जो है आपका जो है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज की वजह से भी बारिश आ जाती है। लेकिन मोस्टली जो हमारा कैनल इरिगेशन फेमस है वो नॉर्दर्न प्लेन में ही है। कैनल्स आर पर्टिकुलरली एब्सेंट फ्रॉम पेनिनसुलर प्लाट्यू, ठीक है, रीजन मैंने बता दिया। उसके बाद जो है हम कैनल इरिगेशन देख लेते हैं। जैसे कि जैसे हमने सरदार सरोवर डैम बोला, तो ये यहाँ पे जो है नर्मदा नदी पे, यहाँ पे गुजरात पे बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही जो है काकरापार जो है, काकरापार अब यहीं पे बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो बोलते हैं, महानदी में बहुत बड़ा जो है डैम है ना। मयूर राक्षी जो बांध है वो भी यहाँ पे है। भाखरा नंगल डैम, रामगंगा डैम, बारी दुआब, तो ये सब जो ये ज्यादातर आपके जो डैम है। नागार्जुन सागर डैम जो आपकी कृष्णा रिवर पे बना हुआ है ना, गोदावरी रिवर के डेल्टा के पास बना हुआ है। तो ये बेसिकली ये सब जो डैम्स है ये क्या करते हैं, जब बारिश नहीं होती है तब आपको ये कैनल इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनसे पेरिनियल जो है कैनल जो है डेविएट की जाती है, ताकि वो साल भर जो बचे हुआ साल है उसमें पानी दे सके, राइट। तो कैनल इरिगेशन कितना कब से स्टार्ट है इंडिया में, अभी एट प्रेजेंट कितना एरिया ये कवर करता है, तो द परसेंटेज ऑफ कैनल इरिगेशन, अगर हम टोटल इरिगेटेड एरिया ऑफ द कंट्री देखें तो करीब 40% इन इंडिया जो है 1950s में यूज किया जाता था। लेकिन अभी जो है ये और डिग्रेड मतलब कम होता जा रहा है। बेसिकली क्या होता है, कई बार आप देखते हैं कि कावेरी डिस्प्यूट जो है, इंटर स्टेट जो है, दो जो बेसिकली स्टेट्स जो होते हैं उनके आपस में इतना डिस्प्यूट हो जाता है पानी के डिवाइड करने के लिए, क्योंकि फार्मर्स जो है या इरिगेशन एग्रीकल्चर जो है वो हमारे इंडिया की प्राइमरी सोर्स है ना, सोर्स ऑफ इनकम है। अराउंड 50% जो आधी जनसंख्या जो वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होती है। तो इसीलिए जो है फार्मर्स के लिए भी लोगों को, गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है, लोगों को अपने स्टेट को सोचना पड़ता है। तो बिकॉज ऑफ दैट तो पानी के लिए भी कई बार डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम स्टेट में बात करें, और फिर हमने ये देखा भी कि ज्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में ही प्रोमिनेंट है कैनल इरिगेशन, तो इसीलिए धीरे धीरे ये भी अपना जो है रिप्रेजेंटेशन जो है वो खोता जा रहा है। लेकिन जब हम 25% की भी प्रेजेंट में बात करें तो उसमें भी 60% जो है वो आपका वही नॉर्दर्न टेरिटरी लाइक यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार तक में 60% कवर करता है। रिमेनिंग 40 जो है वो पूरा रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री जो है वो इरिगेशन जो है कैनल इरिगेशन के थ्रू होती है। तो हमें कैनल इरिगेशन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसके कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ बेसिकली डीमेरिट्स हो, इसीलिए जो है कैनल इरिगेशन इतना ज्यादा जो है गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा फोकस तो करती है, लेकिन ज्यादातर ड्रॉट एरिया में ही करती है। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट, जैसे कि अगर देखें तो मेरिट तो इसके जैसे काइंड ऑफ है कि पेरिनियल सोर्स है, हमेशा इससे पानी मिलता है। ड्रॉट वाले एरिया में स्पेसिफिकली आप जैसे कि राजस्थान वाले एरिया में अपन ने डेविएट कर दिया पानी को, है ना। फिर उसके बाद फर्टाइल सेडिमेंट्स मतलब अच्छी फील्ड को बहुत उपजाऊ बना देता है और इकोनॉमिकली भी एग्रीकल्चरल लैंड भी अवेलेबल करा देता है। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट कैनल इरिगेशन।
इरिगेशन, लेकिन कुछ इन जो इसके डीमेरिट्स है या नेगेटिव फ्लॉज है, बेसिकली कैनल वाटर जो है जो वो सोक कर देता है, जैसे जिस एरिया से वो कवर होते हुए आ रहा है उस एरिया में ना तो एग्रीकल्चर हो रही है ना ही वो कोई यूजफुलनेस है, लेकिन क्या होता है जब वो आता है तो पर्कुलेशन हो जाता है और फिर वहां से भी जो है ग्राउंड वाटर जो है में चला जाता है, ग्राउंड में पानी चला जाता है, तो इसकी वजह से जो है वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब इतना एरिया कवर करते हुए आता है तो यहाँ से सन की रेजेस की वजह से एवोपोरेशन हो जाता है, तो यहाँ पे सिल्टेशन हो जाता है ना। तो इस वजह से जो है ये कुछ डीमेरिट्स हो जाते हैं, तो वेस्टेज ऑफ वाटर हो रहा है, आपका एवोपोरेशन हो रहा है जिसकी वजह से सिल्टेशन हो रहा है, तो इसीलिए जो है आपका कैनल इरिगेशन को बहुत ज्यादा जो है प्रमोट नहीं किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वेल या फिर ट्यूबवेल जो होते हैं अंडरग्राउंड वाटर से, जो आप ट्यूबवेल जो है पूरा जो आपका शाफ्ट से नीचे तक आप पूरा जो है गड्ढा कर देते हैं और उसके बाद जो है ट्यूबवेल या टुल्लू पंप टाइप की चीजें लगाते हैं। तो बेसिकली वेल एक होल होता है, वेल तो सिंपल एक कुआं ही हुआ ना, जो कि आपकी एक हाइट तक आप जब बहुत नीचे तक अगर वाटर टेबल तक अपन उसको डिग आउट कर देते हैं तो वहां से पानी जो है आ जाता है और उसको हम सिंपल, पहले जमाने में वेल यूज होते थे, अब हम क्या करते हैं डायरेक्टली पंप यूज करके उसको जो है पानी और अच्छे स्पीड में बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस मेथड ऑफ इरिगेशन जो है ज्यादातर आपके जो है मतलब पुराने जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता था, और वो भी कहाँ पे, जैसे पहले पुराने जमाने में जब यूज होता था तो व्हील, रथ, चरस, ये सब चरस, और ये मतलब आपने देखा होगा कि वो गाय वगैरह, 2 गायें बांधी जाती थी और वो ऐसे गोल 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 घूमती रहती थी, उसकी वजह से खेतों में पानी जाता था। तो इस टाइप से ये बहुत ओल्ड वे मेथड है इरिगेशन का, है ना। और ट्यूबवेल जो है वो एक तरीके से बहुत डीप में एक वाटर की शाफ्ट कर दी जाती है और उससे वाटर को लिफ्ट आउट किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर या डीजल इंजन के द्वारा। तो ये दोनों वेल और ट्यूबवेल लगभग मतलब पानी तो एक ही सेम प्रोसेस से आ रहा है, लेकिन वेल में ज्यादातर आपका मैन मेड इन्वॉल्वमेंट जाता है और ट्यूबवेल में आपका जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो मोटर्स वगैरह जो है वो उन सब चीजों का यूज करके जो है पानी बाहर लेके आया जा रहा है। तो अगर हम देखें तो वेल्स वगैरह तो ये भी ज्यादातर आपका प्रोमिनेंटली आपका नॉर्दर्न, ये नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ की वाटर टेबल की जब हम बात करते हैं कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाले एरिया में, तो वहां से बहुत डीप पे भी चली जाती है, क्योंकि पानी जो है नीचे तक, बहुत नीचे तक जब लोग लिफ्ट आउट कर लेंगे तो ऑब्वियसली वाटर टेबल नीचे चली जाएगी, है ना, अंडर वाटर टेबल नीचे चली जाती है। लेकिन अपना अगर हम वेल के इरिगेशन की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, पुराने जमाने से यूज किया जा रहा है, चीप भी है। कैनल इरिगेशन टाइप से जो मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्ट करना है, ये सब करना है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं होता, सीधा आप बहुत ज्यादा गड्ढा खोदो और सीधा आप ले लो। एवोपरेशन का काइंड ऑफ, सिल्टेशन काइंड ऑफ भी प्रॉब्लम नहीं होती कि इतना मतलब छोटे से एरिया में ये है तो एवोपरेशन ही नहीं होगा। या फिर अगर हमने इस एरिया में भी टुल्लू पंप भी लगा दिया तो कहाँ की सूरज की किरणें, कहाँ की एवोपरेशन, तो एवोपरेशन भी इतना नहीं होता। लेकिन तब भी इसमें कुछ डीमेरिट्स है, जैसे कि ओनली लिमिटेड एरिया कैन बी इरिगेटेड। अगर जहाँ पे हमने वेल लगाया तो वहां से लोग क्या है, कुएं से पानी थोड़े से एरिया तक यूज कर पाएंगे, या फिर टुल्लू पंप भी यूज किया तो जितनी पाइपें आप बिछा पाओगे अपने खेत पे उतना ही आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। ड्राई रीजन में ये बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि ड्राई रीजन में फिर वही चीज आ गई कि अगर हम उस पानी को बहुत देर तक ऐसा छोड़ देंगे तो उसको क्या होगा, वो ड्राई आउट हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और बेसिकली ये अपनी वाटर टेबल को तो नीचे कर ही देता है। तो ये एक तरीके से इन फ्यूचर जो है वो हमारा बहुत ज्यादा हार्म इम्पैक्ट देता है। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट उसके बाद होता है टैंक इरिगेशन, या फिर कुछ ऐसे जैसे बड़े चेक डैम्स या बहुत बड़े एरिया में वाटर को स्टोर कर लेना, तो वो होता है टैंक इरिगेशन मेथड। ये मोस्टली आपका तमिलनाडु वगैरह वाले एरिया में जो है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। नॉर्थ इंडिया में भी है लेकिन तमिलनाडु में भी है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में देखा जाए, जैसे आंध्र प्रदेश में है लार्जेस्ट एरिया, अगर देखा जाए कि ओवरऑल इरिगेशन मेथड में करीब 29% जो है टैंक इरिगेशन से होता है, तमिलनाडु में 23% से होता है। ठीक है, हमारे नॉर्थ इंडिया में क्या वेल भी यूज होते हैं, कैनल भी यूज होते हैं, तो इसका टैंक का परसेंटेज मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए जो बोल रहे हैं कि टैंक इरिगेशन इतना ज्यादा नॉर्थ इंडिया में यूज नहीं होता, लेकिन होता है यूज। ओके, तो अगर हम टैंक देखें तो वही आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला ये जो पूरा रीजन हो गया, थोड़ा बहुत कर्नाटक का रीजन हो गया, यहाँ पे स्टोरेज ऑफ टैंक भी करते हैं। लेकिन आप यहाँ देखें तो ये आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान बॉर्डर, यहाँ पे भी कुछ कुछ टैंक्स यूज करते हैं। यूपी बिहार में भी टैंक का इरिगेशन होता है, टैंक के यूज से इरिगेशन मेथड को यूजफुल बनाया जाता है। लेकिन अब हम देख लेते हैं इसके कुछ मेरिट्स। तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द टैंक्स जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं अपने आप, इसमें आपका कुछ मतलब आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने आप जो गड्ढे रहते हैं उसमें बारिश का पानी भर जाता है और जब समर होता है तो वो बारिश का पानी यूज में आ जाता है ना। ये बहुत टाइम तक होता है, मतलब यूज में आ जाता है पानी। और ये बहुत अच्छा एक फिशिंग ग्राउंड, मतलब एक फिशिंग इंडस्ट्री, इकोनॉमिकली भी किसानों को फायदा हो जाता है। एग्रीकल्चर जो उगाते हैं उन लोग इसके मतलब फिशेस को बेच के या फिर फिशेस का से अपना इकोनॉमी को अच्छा हैम्पर कर सकते हैं। और एक लास्ट की एक इंडिपेंडेंट सोर्स है इंडिविजुअल फार्मर का, स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर की, कि ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जब मानसून आने से पहले बहुत बड़ा एरिया में जो
है टैंक बना लेते हैं और फिर यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं और फिर पूरी कम्युनिटी उस टैंक से पानी यूज करती है, या फिर इंडिविजुअल किसी ने अपने खेत में टैंक बना रखा है तो वो खेत पे यूज करता है। तो ये बहुत कुछ मेरिट्स हैं इसके, लेकिन मेनली डीमेरिट इसका ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट काई की आपकी रेनी सीजन की, कि सिर्फ साल भर इंतजार करते रहो कब काई किस चीज का, कि कब पानी आएगा, कब बारिश होगी, ठीक है। और इतना बड़ा एरिया है, जैसे कि ये पिक्चर में भी दिखा रहा है कि ये इतना बड़ा एरिया, तो क्या यहाँ पे एवोपोरेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिल्टेशन नहीं होगा, है ना। सॉल्ट तो यहाँ पे भी बनेगा, एवोपोरेशन यहाँ पे भी होगा। फिर इसके लिए वजह से एवोपोरेशन से पानी बहुत ज्यादा लॉस में चला जाता है, और समटाइम देयर माइट बी नीड टू लिफ्ट द वाटर, क्योंकि कई बार कितनी बार बाल्टी उठा उठा के इतने दूर दूर तक एरिया तक जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फिर से पंप की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, है ना, ताकि वो आप पूरे अपने गांव, अपने पूरे जो एरिया या जितने भी कम्युनिटी के लोगों ने उस टैंक को बनाने में हेल्प किया है, जितनों का उसमें जो है सहयोग है, उन लोग सब यूज करेंगे। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे अपना टुल्लू पंप या फिर पंप्स को इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो करेंगे। तो ये फिर एक तरीके से इनडायरेक्टली, मतलब स्टार्टिंग में इसका बनने में बहुत पैसा नहीं लग रहा, लेकिन उसको बाद में यूज करने के लिए फिर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वायबल नहीं होता है। कौन सा, टैंक इरिगेशन मेथड। तो इसीलिए जो है हमारे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं कि रिवर्स में ही हम क्या करें, डैम्स बनाएं, वाटर का स्टोरेज करें, ताकि रिवर्स से क्या कर सके हम, पानी का जो है इरिगेशन या एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सके, ठीक है। तो जैसे कि जो अब इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपर्पज है। मल्टीपर्पज बेसिकली क्या, कि बहुत सारे यूज, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि एग्रीकल्चर या इरिगेशन के लिए यूज करना है, इसका और भी यूज, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अगर डैम में स्टोर कर लिया, डैम का पानी तो बाद में एट लास्ट इरिगेशन के लिए यूज होना ही है, लेकिन जब वो डैम का पानी जब छोड़ेंगे तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे चेक डैम्स में क्या हुआ, बड़े बड़े टरबाइन लगा दिए, और वो टरबाइन घूमेंगे तो फिर हीट एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकता है। डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज काम में आ सकता है किसी डैम का। फ्लड कंट्रोल, जब पता है कि जो गंगा रिवर है या ब्रह्मपुत्र रिवर है इस समय बहुत ओवर फ्लडेड, अपने भी पूरे, मतलब अपना पूरा उफान पे बहुत ज्यादा बहती है, तो उस समय हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये सब इसके जो है, ये बेसिकली रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के पॉजिटिव मेरिट्स हैं। इनलैंड नेविगेशन, मतलब अपन को बहुत ज्यादा जो है कोस्टल एरिया में जो है, मतलब बाहर से जो है कोस्ट से पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो वाला पानी बहुत सिल्टेड होता है, सॉल्टेड होता है, मतलब सैलिनाइजेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें। तो इनलैंड नेविगेबल होता है। फिश ब्रीडिंग बहुत अच्छा हो जाता है, ये अपन ने टैंक इरिगेशन मेथड में भी सुना है ना। और इनलैंड नेविगेशन बेसिकली क्या हो गया, इनलैंड नेविगेशन मतलब कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सबसे चीपेस्ट सोर्स, हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था तो रिवर्स में पढ़ा कि सबसे जो चीपेस्ट सोर्स होता है, जैसे नेशनल वाटरवेज सुने होंगे आपने, तो बेसिकली नेशनल वाटरवेज भी इसीलिए बनाए जा रहे हैं कि ताकि देखे वो रिवर का तो फ्लो जो है वो अपने आप है ही, उनको तो मतलब नेचुरली वो उनका फ्लो है, तो उसको ये तो है नहीं कि अपन को कुछ बनाना है, जैसे ट्रक चलाने के लिए या गाड़ियां चलाने के लिए आपको रोड कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, ट्रेन चलाने के लिए आपको पटरियां बिछानी पड़ती है, रेलवे ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं, राइट। लेकिन जो है आपका डायरेक्टली, अगर आप वाटर की बात करें या रिवर जो है वो अपने आप चल रही है, तो उसमें सिर्फ क्या है, आपको एक जैसे बसेज है या फिर ट्रेन है, बस आपको उस टाइप का जो है शिप्स चाहिए या ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन आपको कोई भी जो है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए ये इनलैंड नेविगेशन का भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग या फिर आप जो है गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सके। कई बार मतलब वर्ल्ड फेमस तो यूएस वगैरह में तो देखे तो ये सबसे बहुत ही चीप होता है, बहुत ही चीप सोर्स ऑफ बोलते हैं वहां पे। तो कई बार आप देखेंगे ना, तो इनलैंड नेविगेशन में आइस और ग्लेशियर्स को भी यूज किया जाता है, जब उनको पता है कि ये ठंडियों में यहाँ पे है, तो बाद में ये गर्मियों में ये पिघल के इसी डायरेक्शन में जाके जाएंगे, तो जिस डायरेक्शन में उनका मूवमेंट होता है ना ग्लेशियर्स का, उस जगह पे अगर उनको कोई सामान भेजना होता है तो वो उधर पे रख देते, अपने आप बह के सामान जो है फ्लोट होते हुए क्या होता है वहां पे अपने जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये सब जो टेक्निक्स है वो वर्ल्ड फेमस जो है, मतलब बाहर जनता लोग तो है, बाहर जो और देश विदेश में तो लोग बहुत यूज करते हैं, इंडिया में अभी काफी लेटेस्ट है, हो सकता है इन फ्यूचर जो है इस पे भी सरकार सोचे और कुछ कदम उठाए, ठीक है। तो ये नेशनल आपके मल्टी प्रोडक्ट जैसे हो गए, भाखरा नागल डैम हो गया, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर जो है चंबल रिवर पे बने हुए हैं, तो ये बहुत सारे चेक डैम्स है जो कि आपकी नियर बाय एरिया को इरिगेशन और एग्रीकल्चर अच्छा करने के लिए फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इरिगेशन एप्लीकेशन मेथड। अभी तो हमने सिर्फ ये देखा कि सिंपल इरिगेशन मेथड जो है हम नेचुरली जो है टैंक से या फिर कैनल से या फिर ट्यूबवेल से इन सब से करते थे, लेकिन अब कुछ जो है नई नई
टेक्निक्स यूज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से जो है हम और अच्छा मतलब कम पानी से ज्यादा अपनी एग्रीकल्चर या इरिगेट कर सकते हैं लैंड को, एग्रीकल्चर अपनी ज्यादा मतलब यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस एप्लीकेशन मेथड, इन दिस मैटर वाटर इज अप्लाई टू द क्रॉप ऑफ द फ्लडिंग इन द, तो बेसिकली क्या होता है कि जहां जहां क्रॉप है, सरफेस मतलब बेसिकली क्या हुआ कि अगर हमने इरिगेशन बहुत ज्यादा एरिया में कर दिया, पानी बहुत ज्यादा एरिया में दे दिया, तो क्या होता है कि कुछ समय बाद या तो एवोपरेशन हो जाता है या फिर नीचे जो है अंडर वाटर टेबल में जो है वाटर जो है परकोलेट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड क्रॉप में, कि कहां कहां हमारी फसल लगी है वहां पे जो है पानी देना है, वहां पे इरिगेट करना है, तो उसलिए जो है सरफेस एप्लीकेशन मेथड बहुत अच्छा होता है। मोर देन 95% ऑफ द इरिगेटेड एरिया इंडिया जो है वो हम सरफेस इरिगेशन, जिससे कि वाटर का वेस्टेज भी बहुत कम होता है और हमारा टारगेटेड क्रॉप्स में जो है जैसे इस टाइप से अपनी जो है पाइप बिछा दी जाती है और देख लिया जाता है कि यहाँ पे रो है। आपने कई बार देखा होगा पाइप होती है और ये पूरी एक यहाँ पे रो होती है पेड़ की या कोई भी प्लांटेशन या कोई भी क्रॉप लगा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सीधा डायरेक्टली सोर्स पे जो है पानी चला जाता है, क्रॉप्स के पास पानी चला जाता है और अच्छी फसल हो जाती है। नेक्स्ट तो लेकिन इसके जो मेरिट्स हैं लाइक सिंपल है, लेआउट इसका बहुत सिंपल है, लेबर इम्प्लेक्ट मतलब मैनुअल, मतलब लोग घर पे ही खुद से लगा सकते हैं किसान विसान, इसके लिए ये नहीं कि किसानों को कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंजीनियर को बुलाना है ना। और इसके लिए वजह से आपको कोई हार्वेस्ट कल्टीवेशन जो है आपको बहुत ज्यादा बड़े जो इक्विपमेंट्स भी यूज नहीं होते, मशीन भी यूज नहीं होती है, सीधा आपको जो है सरफेस पे पानी पहुंचाना पड़ता है क्रॉप डायरेक्टली क्रॉप पर। लेकिन इसके डीमेरिट्स ये है कि ओवरऑल इरिगेशन एफिशिएंसी से लो हो जाती है। हमें क्या पता कि किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, जरूरी नहीं है कि जैसे गेहूं के 2 बीज है तो एक बीज को अगर 20 सेंटीमीटर का पानी की लेंथ चाहिए तो दूसरे को भी इतनी चाहिए। सबकी अपनी जो है इंटरनल कैपेसिटी हर पेड़ की अलग अलग होती है, तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है एग्रीकल्चर की वो कम हो जाती है, आउटपुट बहुत कम मिलता है। इट मे रिजल्ट टू वाटर लॉगिंग। कई बार क्या होता है कि वाटर लॉग हो जाता है, कई बार एक एरिया पे बहुत ज्यादा पानी पहुंच जाता है, एक पे बिल्कुल क्रॉप पे पानी नहीं पहुंच पाता। सॉइल जो है सेलिनाइट हो जाती है क्योंकि कंटिन्यूएशन में एवोपरेशन, खुले मैदान में पानी पहुंच रहा है तो एवोपरेशन तो होगा, तो सॉइल अगर हम सरफेस में सिर्फ पानी भेज रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल पूरा एवोपरेट हो जाती है और बहुत ज्यादा सिल्ट बन जाता है वहां पे, और जो सिल्टेशन हो जाता है तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारी खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये सब कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। हर चीज के अगर पॉजिटिव है तो मतलब आपके प्रोज है तो कॉन्स भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक वे ऑफ मतलब जो एक तरीके से नया एप्लीकेशन मेथड है, वन ऑफ द न्यू मेथड ऑफ इरिगेशन जो है वो आता है आपका स्प्रिंकलर। आपने इस टाइप से स्प्रिंकलर लगाए हुए देखे होंगे कि एक पूरी पाइप होती है, पहले तो अपने डायरेक्टली पाइप से यूज कर दिया सरफेस वाटर के, लेकिन हमने स्प्रिंकलर से क्या किया कि ये ऐसे पूरे घूमते हैं और इसकी वजह से बहुत बड़े बड़े दूर दूर तक जो है वो क्रॉप्स को पानी पहुंच जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ यही डीमेरिट्स है कि कुछ ही एरिया तक पहुंच जाता है, कुछ एरिया अब देखो अब हर बार जो है आपका वो घूमेगा उस एरिया पे ही ज्यादा पानी दे देगा जहां पे इसका फोर्स ज्यादा लग रहा है, दूर तक में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स उतना लग नहीं पाता, तो दूर वाले एरिया की फिर क्रॉप फसल जो है खराब हो जाएगी या कम होगी, आउटपुट कम होगा। तो इस टाइप से इसके भी कुछ फ्लॉज हो जाते हैं। तो स्प्रिंकल के मेथड यही है कि ये सॉइल टाइप या टोपोग्राफी में कोई डिपेंडेंस नहीं है, जिसे मतलब पहाड़ों पे भी लगा दो, कहीं पे भी लगा लो, है ना। क्रॉप यील्ड अच्छी होती है मतलब एज कम्पेयर टू नॉर्मल अगर हम ट्यूबवेल और उन सबके में देखें। ठीक है, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन से ये ज्यादा अच्छी बनी गई है और अप टू 50% जो है अंडर इरिगेशन जो है इंक्रीज होती है इससे मतलब क्रॉप यील्ड। लेकिन ये इस टाइप का स्प्रिंकल मेथड बेसिकली आपका एक्सपेंसिव है, इसको मेंटेन करना काफी एक्सपेंसिव है ना। तो बार बार इसको इक्विपमेंट को लगाने के लिए आपको नॉर्मल जो है खेती बाड़ी खुद इंसान मतलब जो किसान फार्मर्स है वो नहीं लगाते हैं, इसको बेसिकली इंस्टॉल करने के लिए पूरी आपको कोई इंजीनियर्स को या किसी को बुलाना पड़ता है हाई इसमें, और ये स्प्रिंकल्स घुमाने के लिए आपको मोटर चाहिए, है ना। तो इस टाइप से आपका बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो एक तरीके से ओवरऑल इकोनॉमी बहुत ज्यादा मतलब आपका इंस्टॉलमेंट ही बहुत महंगा पड़ता है इसका। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हो गए। नेक्स्ट उसके बाद आता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन भी एक पार्ट ऑफ सरफेस इरिगेशन ही है, जिसमें कि हम एक ड्रिप से मतलब एक टारगेटेड एरिया पे, मतलब ये पेड़ है इस पेड़ पे पानी डाल दे, यह पेड़ है यहाँ पे एक पानी दे दे, यहाँ पे मतलब तो एक पूरी पाइप होती है उसमें बेसिकली होल कर देते हैं। तो उससे क्या है कि आपको जैसे ये आपको ये पाइप दिख रही है, ठीक है, इसके होल में क्या होगा, एक इधर होल होगा एक इधर होल होगा एक इधर। तो ये प्याज लग रहा है, आई थिंक प्याज और
और लेस होने इस टाइप से, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है ना कि बेसिकली आपके टारगेटेड एरिया में पानी चला जाता है, लेकिन फिर वही चीज होता है कि आउटपुट पे डिपेंड करता है, इसका इंस्टॉलेशन इतना महंगा होता है, तो ये भी इसके भी कुछ मेरिट्स है, जैसे वाटर को तो सेव करता है, प्लांट की यील्ड को अच्छा करता है, लेबर इंटेंसिव, मतलब बार बार सुबह उठ के पानी बार बार, देखा होगा आपने गाँव में खेत में जो किसान होते हैं वो पानी देने जाते हैं, तो इन सब के लिए अच्छा होता है कि बेसिकली क्या करता है कि पानी जो है सिर्फ एक बार बस आपको बटन ऑन करना है, सीधा जो है आपका पंप ऑन होगा और सीधा ये पाइप से आपके टारगेटेड एरिया पे पहुंच जाएगा। और ये सब जो है इजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है ना, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स है, लाइक एक्सपेंसिव है, टेक्निकल लिमिटेशन है, कई बार अपन को पता ही नहीं चलता कि एक पाइप है उसमें होल में बहुत ज्यादा सिल्ट या फिर मिट्टी की वजह से या फिर पानी में भी तो इम्प्योरिटीज होती है, वो छेद ही बंद हो गया, होल ही बंद हो गया, तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पानी बिल्कुल जा ही नहीं पा रहा। किसान तो क्या है, रोज सुबह उठ के बटन चालू करता है, बटन कुछ देर बाद जब लगता है हो गया होगा, बहुत पानी पहुंच गया होगा, तो बटन बंद कर देता है, तो इसकी वजह से यील्ड जो है स्पेसिफिक एरिया में खराब हो जाती है। और इसके लिए हाई स्किल ऑफ डिजाइन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन और इसकी बेसिकली ओवरऑल केयरिंग के लिए भी ये बहुत ज्यादा जो है यूज में आती है, मतलब इसके लिए बहुत ज्यादा हाई स्किल्स चाहिए, किसानों को कई बार नॉलेज नहीं होता है ना, तो ये सब इसके कुछ डीमेरिट्स हैं। तो ये रहा हमारा बेसिकली कि वे ऑफ जो हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे इरिगेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन विच आर वेरी मच प्रोमिनेंट इन इंडिया, तो हमने उनको देखा। इससे भी कई बार आपका मेंस का एक क्वेश्चन तो मोस्ट एक्सपेक्टेड मान लीजिए आप, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। आई होप, वैसे इसमें रटने का कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल जो परसेंटेज है कितना परसेंट यहाँ पे होता है बस इतना है, बाकी तो इतना इससे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं इसमें। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क विद मी। फॉर दैट्स ऑल फॉर टुडेज, थैंक यू, हम फिर मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।